साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। ये विषय है भारतीय संविधान के भाग 17 का और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इसमें अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। तो हम लोग उस पर्पज से पढ़ेंगे जिस पर्पज से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें डिटेल नहीं इसकी पढ़नी है। तो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो लेकर के आया हूँ और आप एक एक को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पहली बात हम ये समझते हैं कि राजभाषा का अभिप्राय क्या है। हम राजभाषा किसको कहेंगे? तो राजभाषा का मतलब होता है राजकाज अर्थात राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। यानी भारत सरकार के जो काम है वो जिस भाषा में किए जा रहे होंगे या उसके लिए जो भाषा निर्धारित की गई होगी उसे हम राजभाषा कहेंगे। यहीं पर मैं एक बात बता दूं, एक शब्द है राष्ट्रभाषा। तो किसी भी ऐसे शब्द को मान्यता नहीं मिली हुई है राष्ट्रभाषा, बल्कि राजभाषा शब्द उचित कहा गया है। एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत में लगभग 1500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और इसमें से 63 से अधिक भाषाएं ऐसी भी हैं जो विदेशी हैं। और आप समझ सकते हैं कि इतनी भाषाओं के बीच ये निर्धारित करना कि कौन सी हमारी राजभाषा होगी बड़ा दुष्कर कार्य था। और उसी बीच ये प्रयोग किया गया और देखा गया कि भारत के लगभग 46% से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी चुनी गई और उत्तर भारत के लगभग लगभग सभी राज्यों में ये बोली जाती है। अनुच्छेद 343 ए का विषय है हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि को संघ की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो राजभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। और लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है और ऐसा वर्णन है 343 ए में। चलिएगा कुछ बातें आगे समझते हैं। मुंशी आयंगर फार्मूले के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसी कारण 14 सितंबर को, डेट इंपोर्टेंट है याद रख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सी डेट है? 14 सितंबर और 1949, तभी से ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजभाषा आयोग की बात कर लेते हैं। आयोग भी बनाया गया संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। राष्ट्रपति को राजभाषा के विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग तथा एक संसदीय समिति बनाने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहता है राजभाषा के विषय में कुछ सलाह लेना तो उसके लिए वो एक आयोग बना सकता है और एक संसदीय समिति बना सकता है। तो ऐसे ही हुआ। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसी बात थी। हालांकि ये कंटिन्यू नहीं रहा। बाद में आप देखेंगे कि इसको अलग तरीके से व्यवस्थित किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो आप समझ के एक अध्यक्ष और प्लस, क्योंकि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो 22 प्रतिनिधि अलग से। तो कुल मिलाकर के इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित टोटल 23 लोग यहाँ पे वर्क करेंगे और 8वीं अनुसूची में आपको अभी पता चल जाएंगी 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जून 1955 में, क्योंकि यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया और अध्यक्षता रही बाल गंगाधर खेर की, या जिसे बीजी खेर की खेर कहते हैं। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग बना। इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी 1956 में, 55 में बना और 56 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी। आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर 50 में संविधान लागू हुआ और 5 साल बाद ही प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कर दिया गया। ऐसे ही एक संयुक्त समिति बनाने की बात चल रही थी, संसदीय समिति। तो प्रथम राजभाषा समिति बनाई गई 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में और इस समिति ने 1959 में अपना प्रतिवेदन दे दिया। तो ये दोनों जो सॉरी
जब तो इन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, इस आयोग की सिफारिश पर और राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1961 में स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो जो बार बार बनाने वाली बात थी वो हटा करके 1961 में एक स्थायी राजभाषा आयोग का गठन कर दिया गया। परंतु चला ये भी नहीं, क्योंकि 1976 में इसे समाप्त कर दिया गया। रीजन क्या था, 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में राजभाषा विभाग का गठन कर दिया गया था। तो जो भी शब्दावली थी, क्योंकि विशेष तौर से शब्दावली को लेकर के, चाहे वो प्रशासनिक हो, विधिक हो या फिर अन्य शब्दावलियां, उन शब्दों की व्याख्या करने के लिए ही ये आयोग बनाया जाता था। तो ये काम अब राजभाषा विभाग को सौंप दिया गया 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस तरीके से अब किसी आयोग की आवश्यकता नहीं रही। अब देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और क्या सारी भाषाएं पहले से थी। तो ऐसा नहीं था। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं, और बाकी जो भाषाएं हैं वो बाद में जोड़ी गई। तो आप समझ गए, 14 प्लस कितनी, 20, 8, 14, 8, 22, तो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन हुए और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई ये। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में और एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि 1, 3। और 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो आप देख सकते हैं कि 1 + 3 यानी कि 4। ऐसे इधर देखेंगे आप, 21 + 71 कितना, 92, 7 और 2 9 और 1 और 1 2। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में, फिर 71 में हुआ, 1992 में ये सन है, और फिर 92वां संविधान संशोधन यहाँ से है। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगा करके याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। 1, 3, 4 और 21, 71, 92, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब वो 22 भाषाएं कौन सी हैं जो आप इसमें देखते हैं, तो मैं इनका नाम पढ़ दे रहा हूँ। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। यहाँ पर बस सॉरी, केवल 2 बात आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यहाँ पर जो बड़ी फेमस भाषा है अंग्रेजी, इसको शामिल नहीं किया गया है। और दूसरी एक बड़ी भाषा राजस्थानी। तो कुल मिलाकर के जो 2 बड़ी भाषाएं हैं उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, और वो है अंग्रेजी और राजस्थानी। तो इनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिएगा अगला देखते हैं, शास्त्रीय भाषाएं। कुछ भाषाएं शास्त्रीय हैं। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा के नाम से एक अलग वर्ग बनाने का निर्णय लिया, और इसके अंतर्गत कुछ मानक तय किए गए 2006 में, और उसके बाद ही भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो पहले मानक देख लेते हैं कौन कौन से मानक हैं, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे। 1500 से 2000 वर्ष पुराने ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता हो। पहली बात, वो जो उनकी प्राचीनता है वो 1500 से लेकर के 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ बने हुए हों। भारत भाषा के प्राचीन ग्रंथ साहित्य हों जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अमूल्य माना जाता रहा हो, यानी कि उसका अपना एक साहित्य हो और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा सहेज करके रखा गया हो। और भाषा की मौलिक साहित्य परंपरा हो, यानी कि उसे किसी अन्य भाषा से लिया गया ना हो, अपनी स्वतंत्र मान्यता उसकी हो। तो इस प्रकार से देखेंगे कि अभी तक कुल 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये दक्षिण भारत की ही हैं, तमिल भी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत तो हमारी प्राचीन भाषा है ही, और बाद में उड़िया आपको याद रखनी है जो 2014 में जोड़ी गई। और वैसे आप देख सकते हैं कि 2004 से ये काम स्टार्ट हो गया था, और 2006 में
मानक निर्धारित कर दिए गए थे इसको समझने के लिए। तो ये भाषा भी आप याद कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। पहला 343, इसमें संघ की राजभाषा, राजभाषा क्या होगी संघ की वो बताया गया है। 345 में राज्य की राजभाषा बताई गई है। कोई भी राज्य अपने आधार पर अपनी भाषा को चुन सकता है। तो 343 संघ की और 345 राज्य की राजभाषा। 350 में क्या है, शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा की अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा FIR वगैरह या किसी अन्य प्रकार की शिकायत के लिए। 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो ये 350 ए है। 350 बी में है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, एक स्पेशल व्यक्ति चुना जाएगा इनके लिए। और 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार के डायरेक्शंस और निर्देश दे सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। इस पूरे चैप्टर को आप लोग बार बार से समझ सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड पर याद कर सकते हैं। तो चलिएगा, मेरी तरफ से ये टॉपिक पूरा हुआ। अगले वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।